Hello and welcome. In the previous parts, part 1, 2, 3, we read about the emergence of the Congress system and we also understand what was the Congress system. Now, in this part of the video, we will discuss challenges to and restoration of the Congress system. And we also understand how the political transition took place after Nehru. We will see how the opposition unity and the Congress split posed a challenge to Congress dominance. In this picture, the pair of bullocks, ओरिजिनली कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल पेयर ऑफ बुलक्स था। भारत की आज़ादी के बाद से कांग्रेस लगातार इलेक्शंस जीत रही थी। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे, सेकंड जनरल इलेक्शन था और थर्ड जनरल इलेक्शन था। तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा और उसके बाद धीमे धीमे कांग्रेस के अंदर आपसी खींचतान चालू होना शुरू हुई। कांग्रेस के अंदर जो फ्रैक्शंस थे, उसका जो टॉलरेंस था वो धीमे धीमे ख़त्म होना शुरू हो जाता है और पहला जो उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है वो 9 साल बाद और उसके बाद 17 साल बाद कांग्रेस में सिचुएशन, ये पिक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेयर ऑफ बुलक में से एक फ्रंट में जा रहा है और एक बैक साइड में जा रहा है। पर कांग्रेस भारत की आज़ादी के 22 साल बाद टूटकर बिखर जाती है, स्प्लिट हो जाती है और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के नाम से दो कांग्रेस हमें नज़र आने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका होता है और कांग्रेस को ये जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को बाहर से चैलेंजेस देखने पड़े, कांग्रेस को विद इन द पार्टी, अपनी खुद की पार्टी के भीतर से भी चैलेंजेस को देखना पड़ा और ये वजह रही कि कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हुआ और कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कांग्रेस को वो 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद फेस करनी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ 1964 में उनकी डेथ हो जाती है। चाइना वॉर के बाद से वो बीमार चल रहे होते हैं, एक लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ होती है। प्राइम मिनिस्टर J. Nehru passed away in May 1964. This had generated lots of speculation after unusual question of succession. After Nehru who? After Nehru what? Whether India's democratic experiment will survive after Nehru? The new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution. नेहरू जी का व्यक्तित्व अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त था और जब तक वो इंडियन पॉलिटिक्स में वो प्रधानमंत्री के पद पे रहे, उस पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया। पर उनके डेथ के बाद ये क्वेश्चन आया कि क्या अब डेमोक्रेसी बनी रहेगी, क्या जैसे अदर कंट्रीज़ के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, क्या इंडिया के अंदर भी वो पावर्स को टेक ओवर कर लेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन रेज होना स्टार्ट हुए कि नेहरू के बाद अब कौन बनेगा, क्या स्थिति होगी और इन सभी सवालों का जवाब इंडियन डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। नेहरू के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली रिजोल्व कर लिया गया और जो क्रिटिक्स जिनका यह मानना था कि इंडिया के अंदर भी अब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो सकती है या मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा, उन सब के लिए ये एक अचंभे की बात थी। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लिया गया। नेहरू जी की डेथ के बाद उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज, उन्होंने पार्टी मीटिंग को बुलाया और जितने भी एमपीज थे उनसे उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। पार्टी की कमेटी की बैठक के अंदर इस बात को तय किया गया कि अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो उस वक्त एक ऐसा नाम सामने आया, लाल बहादुर शास्त्री का। उनकी जो इमेज थी वो बिल्कुल क्लियर इमेज थी और अपने लास्ट टाइम के अंदर जब नेहरू जी बीमार पड़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाल बहादुर शास्त्री पर डिपेंड होते गए थे। लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे, कई सालों तक वो नेहरू जी की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे थे, वो रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे और एक बार रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने उसकी अपनी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। हम देखते हैं इतने ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, कोई रेल मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता, ना ही वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेता है, जबकि उनसे रिजाइन मांगा जाता है। और शास्त्री जी ऐसे पहले मिनिस्टर थे, रेल मिनिस्टर, जिन्होंने रेलवे एक्सीडेंट को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए अपने पोस्ट से रिजाइन किया था। तो उनकी जो इमेज थी वो क्लियर इमेज थी, सिंप्लिसिटी उनकी खास बात थी, इसी वजह से उनको इलेक्ट किया गया। किसी ने भी उनके नाम के ऊपर कोई विवाद नहीं उठा और उनका नाम सामने आया। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, पर उनके प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सफ़र था वो बेहद मुश्किलों भरा था, क्योंकि नेहरू जी के समय से ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। 1960 का जो डिकेड है उसको डेंजरस डिकेड के नाम से लेबल किया जाता है।
यानी कि भारत की पॉलिटिक्स के अंदर ये सबसे खतरनाक डिकेड था। क्यों ऐसा था? Poverty, inequality, communal and regional divisions, etc. could lead the failure of the democratic project or even disintegration of the country. भारत के विभाजन तक की स्थिति पैदा होने की सिचुएशन बनने लगी। शास्त्री जी was the country's new PM from 1964 to 1966. During his brief prime ministership, the country faced two major challenges while India is still recovering from economic implications of the war with China and failed monsoon, drought, serious food crisis. चाइना वॉर के बाद से ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर चल रही थी। चाइना ने भारत की इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया था, भारत की उसमें पराजय हुई थी और उसके साथ मानसून फेल्योर होता गया लगातार। इसकी वजह से सूखा, अकाल और फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम देखनी पड़ी। तो लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनते ही इन दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1965 के अंदर पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर अटैक कर दिया। तो दो बड़ी समस्याएं, एक तो इकोनॉमी खराब चल रही थी चाइना की वजह से, मानसून फेल्योर हो गया था, सूखा पड़ा हुआ था और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। इन दोनों प्रॉब्लम से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने दो स्लोगन दिए जो फेमस स्लोगन थे, जय जवान, भारत के जवानों को, भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो उनका स्लोगन था वो जय किसान, ताकि हम इस फूड क्राइसिस से निपट सके। भारत का जो अन्नदाता है यानी भारत का किसान है उसको, उसका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि हम इस फूड क्राइसिस से निपटें। पर लाल बहादुर शास्त्री ज़्यादा समय तक भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सके। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 के अंदर, जब वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर चल रही थी, उस वॉर को रुकवाने के लिए रशिया ने एक बीच में मीडिएशन किया था। उस मीडिएशन के चलते उन्हों को ताशकंद जाना पड़ा और ताशकंद के अंदर जब वो उस ट्रीटी को साइन कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया उसी दिन रात को उनकी डेथ हो जाती है। ताशकंद जो आज की उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, उस समय यूएसएसआर का एक पार्ट हुआ करता था। हमने डिस्कस किया था यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ। उसके आज उज्बेकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसके अंदर उसकी कैपिटल ताशकंद है। और ये कयास लगाए जा रहे थे उनकी मृत्यु के बाद। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के लिए ये भी कहा गया कि उनकी मृत्यु नहीं है, उनकी हत्या हुई है, एक कॉन्स्पिरेंसी थी उनके खिलाफ और उनका मर्डर हुआ है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी आई है ताशकंद फाइल्स के नाम से, जिसके अंदर उन सारे फैक्ट्स को बताने की कोशिश की गई, किन सिचुएशन में और किस पर्सन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। तो ये आज भी एक संशय है कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ थी या उनका मर्डर हुआ था। खैर, मिसेस इंदिरा गांधी, डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द मिनिस्टर इन शास्त्री जी कैबिनेट, सक्सीडेड लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसके अंदर इस बात को रखा गया कि अब शास्त्री जी के बाद भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो उस वक्त दो ऐसे लोग थे जो इस पद के दावेदार थे और जिनके बीच में ये कंपटीशन था। एक थी मोरारजी देसाई और दूसरी थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। दोनों के बीच में ये कंपटीशन था और इस कंपटीशन को रिजॉल्व किया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर। इन दोनों के बीच में इलेक्शन करवाया गया और उस इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी के समर्थन में ज़्यादा उनको वोट्स मिले और इस वजह से इंदिरा गांधी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और मोरारजी देसाई, ये जो दोनों के बीच में जो वोटिंग हुई उसमें मोरारजी देसाई हार जाते हैं। शी वॉज सपोर्टेड बाय द सीनियर लीडर्स, और इंदिरा गांधी के को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे, जैसे के कामराज थे, निजलिंगप्पा थे। ये सिंडिकेट्स कहलाया करते थे। ये एक ऐसा गुट था कांग्रेस के अंदर जो एक बहुत इफेक्टिव और पावरफुल गुट था कांग्रेस का, जो सिंडिकेट कहलाते थे। इनका पूरा सपोर्ट था और इनका ये मानना था, इन्होंने इंदिरा गांधी को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये सोचते थे इंदिरा गांधी एक महिला है, एक लेडी है और ये शायद हमारी ऊपर डिपेंड रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में कमज़ोर है। ये सोच थी कि महिलाओं के अंदर बुद्धि की कमी होती है, महिलाएं पुरुषों के समान नहीं सोच सकती हैं और ये बार बार हमसे एडवाइस लेंगी और हमारा दबदबा बना रहेगा। इस वजह से इन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। पर इनका ये मानना गलत था और कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मामले के अंदर बहुत अच्छी उनके पास क्वालिटीज़ थी और बहुत जल्दी उन्होंने पार्टी के अंदर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया।
In the next video, we will discuss next topic, fall of the Congress system. Thank you.